बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्बा को खाना किसने दिया? मैं अपने कमरे में बैठी पढ़ रही थी जब अचानक अब्बा की करख्त आवाज़ सुनकर मैं बाहर निकल आई, जबकि अम्मा भी उनकी आवाज़ सुनकर किचन से बाहर आ गई थी। चेहरे पर वाज़े खौफ था, जिसकी वजह से अम्मा के चेहरे की रंगत पीली पड़ गई थी। किसी ने नहीं, आज अब्बा को खाना नहीं दिया। अम्मा ने अब्बा की घूरती निगाहों को खुद पर जमे देखकर हड़बड़ा कर कहा। तो अब्बा ने बगौर अम्मा को देखा, जैसे अंदाज़ा लगाना चाह रहे हो कि अम्मा झूठ बोल रही हैं या सच। झूठ का अंजाम जानती हो ना तुम? अब्बा ने कहा। तो अम्मा ने एक बार फिर नफ़ी में सर हिलाया और तेजी से कहा, सच में नहीं दिया, चाहे तो अब्बा जी से पूछ लें। अम्मा ने कहा तो अब्बा ने सर झटका और बोले, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे उनसे पूछने की, और ख़बरदार जो मेरे हुक्म से रूगर्दानी की तो। अब्बा ने हमेशा वाला हुक्म दिया तो अम्मा ने सहम कर सर हिला दिया और फिर दादा के कमरे के बंद दरवाजे को देखा। उनकी नज़रों के ताक़ुब में मैंने भी उस बंद दरवाजे को देखा, जो दिन और रात के 24 घंटे में से 22 से 23 घंटे बंद ही रहता था। अब्बा कमरे में हाथ मुंह धोने चले गए, मगर जाने से पहले अम्मा को खाना लाने का हुक्म देना नहीं भूले थे। अब्बा के जाने के बाद मैं नपे तुले कदम उठाती अम्मा के पास आई और अम्मा का बाजू हिलाकर अम्मा को पुकारा। अम्मा, जो हनूज दादा के बंद कमरे के दरवाजे को तके जा रही थी, मेरे यूं पुकारने पर चौंक कर होश में आई और पूछने लगी, क्या हुआ है? जिस पर मैंने दबे दबे लहजे में कहा, अब्बा दादा को खाना खिलाने की इजाज़त क्यों नहीं देते? मैं बेहद मध्यम लहजे में बोल रही थी ताकि अब्बा के कानों में मेरी बात न पड़ जाए, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर वो जान जाते तो मुझे पीट कर रख देते, जैसे वो अम्मा को अक्सर पीट दिया करते थे। चुप कर, आज ही पूछ लिया है, आइंदा मत पूछना। और तेरे बाप का बाप है वो, तेरे बाप की मर्जी वो अपने बाप को कैसे रखता है। तू अब ज़्यादा दिमाग न चला और चल मेरे साथ, चलकर खाना लगा, और आइंदा इस बारे में बात मत करना, वरना तेरे बाप को गुस्सा आएगा। अम्मा ने कहा तो मैंने सर हिला दिया और दिल महसूस कर दादा के बंद कमरे के बंद दरवाजे को देखा और अम्मा के पास किचन में चली आई और बिछी हुई दरी पर खाना लगा दिया। अब्बा आए तो हम भी नीचे दरी पर बैठे और चुपचाप खाना खाने लगे, मगर मेरी नज़रें बार बार वहां से नजर आते दादा के बंद कमरे के बंद दरवाजे की तरफ ही उठ रही थी और साथ ही साथ में खाना भी खा रही थी। क्या है वहां? अचानक अब्बा की करख्त आवाज़ मेरे कानों से टकराई तो डरने की वजह से पानी का गिलास मेरे हाथ से छलका और नीचे जा गिरा, जिसे अम्मा ने तेजी से उठा लिया। कुछ नहीं अब्बा, मैंने तेजी से हड़बड़ाकर जवाब दिया, क्योंकि अब्बा बेहद गुस्से से मुझे ही देख रहे थे, जिसका साफ मतलब था कि अब्बा ने मुझे दादा के कमरे को देखते हुए देख लिया था। कुछ होना भी नहीं चाहिए, ध्यान से खाना खाओ और जाकर पढ़ाई करो, और हाँ, अपने दादा के कमरे में जाने की कोशिश भी मत करना, वरना टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी, कहीं आने जाने के काबिल भी नहीं रहोगी। अब्बा ने बेहद गुस्से से भड़क कर कहा तो मुझसे मेरे मुंह में मौजूद निवाला अलग से नीचे उतारना मुश्किल हुआ, और उस गुस्से और डांट को सहकर मेरी आंखों में नमी आने लगी, जिसे मैंने पलके झपक झपक कर पीछे धकेला। खाना खाने के बाद मैंने जल्दी से बर्तन समेटकर किचन में ले जाकर धोए और फिर अपने कमरे में आ गई। मुझे रह रहकर दादा का ख्याल आ रहा था, जो भूखे थे और अब्बा ने उन्हें खाना नहीं खिलाने दिया था। मेरा दिल दादा के लिए परेशान था, मगर ये पहली बार नहीं था कि वो भूखे सो रहे थे, बल्कि इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ था कि अब्बा ने दादा को खाना खिलाने से मना कर दिया था। अगर अम्मा ने चुपके से दादा को खाना खिलाया भी तो अब्बा को पता चल जाता था, और जिस दिन अम्मा दादा को खाना खिलाती, अब्बा अम्मा को बहुत मारता और दादा के कमरे को ताला लगा देता। मेरा दिल इतना ऊब गया था, दादा के लिए इतना उदास हो गया था कि मेरा मजीद पढ़ने को दिल नहीं चाह रहा था। तभी मैंने किताबें बंद की और उठकर बिस्तर पर लेटकर दादा के बारे में सोचते सोचते गहरी नींद में उतर गई। अगली सुबह उठकर मैं कॉलेज चली गई। सारा दिन गुजार कर वापस आई तो दादा के कमरे का दरवाज़ा अभी भी बंद था। मैं सीधा अम्मा के पास गई और पूछा कि दादा को खाना नहीं खिलाया, जिस पर अम्मा ने नफ़ी में सर हिला दिया तो मैं अपने कमरे में वापस आ गई। कुछ देर बाद कपड़े बदल कर मैं बाहर आई तो देखा कि अम्मा खाने की ट्रे लिए दादा के कमरे में दाखिल हो रही थी, जिस पर मैं मुतमईन हो गई और दोपहर का खाना खाने लगी। तभी अब्बा आ गए और मेरे औसान खता हो गए। किचन में सिर्फ मुझे देखकर अब्बा ने अम्मा को आवाज़ लगाई और तभी अम्मा हड़बड़ाकर दादा के कमरे से बाहर निकली, मगर अब्बा ने उसे देख लिया था और वो जान गए थे कि अम्मा दादा को खाना खिलाने गई थी। अब्बा गुस्से से अम्मा की तरफ बढ़े और अम्मा को मारने लगे। मैं खौफ से चीख कर अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। अब्बा अब अम्मा को मारते हुए कमरे में ले जा रहे थे। मैंने अब्बा को रोकना चाहा,
मगर अब्बा ने इस कदर गुस्से से मुझे देखा कि मैं खौफ से एक ही जगह पर जम के रह गई। अब्बा अम्मा को मारते रहे और मैं खौफ से थर थर कांपती रही। पहले भी कई बार अब्बा ने अम्मा को सिर्फ इस बात पर मारा था कि अम्मा ने दादा को खाना क्यों खिलाया। कुछ देर बाद अब्बा बाहर आए, जबकि कमरे से अम्मा के रोने की आवाज़ें आ रही थी। अब्बा ने दादा के कमरे को बाहर से ताला लगा दिया, मगर मैं जानती थी कि कुछ दिन बाद ये ताला वो खुद ही खोल देने वाले थे, क्योंकि पहले भी जब भी अम्मा दादा को खाना खिलाती, अब्बा अम्मा को बहुत मारते और दादा के कमरे को बाहर से ताला लगा देते, लेकिन कुछ दिन बाद खुद ही खोल देते थे। मैं हमेशा की तरह आज भी बेहद हैरान और परेशान और उलझी हुई थी कि अब्बा ऐसा क्यों करते हैं। दादा उनके अब्बा थे और वो अपने ही अब्बा को खाना क्यों नहीं खिलाने देते थे। वो इतने जालिम क्यों हैं? क्योंकि दादा माजूर थे। अगर अम्मा उनका ख्याल ना रखती तो कौन रखता? ये सारे सवाल पहले की तरह आज भी मेरे जहन में चल रहे थे, मगर मेरे पास हमेशा की तरह इन सवालों का कोई भी जवाब नहीं था। अब्बा का रवैया मुझे ना जाने क्यों बुरा लगता था। एक तो वो दादा का ख्याल नहीं रखने देते थे, ऊपर से जब अम्मा ख्याल रखती तो अब्बा उनको भी मारते थे कि उन्होंने दादा को खाना खिलाया ही क्यों, जबकि उन्होंने मना भी किया था। अम्मा शाम तक कमरे से ना निकली तो मैंने ही रात का खाना वगैरह बनाकर अम्मा और अब्बा को दिया। मेरा दिल मेरे दादा के लिए बेहद नरम पड़ने लगा था। मैं उनका ख्याल रखना चाहती थी और इस बात का बहुत मर्तबा इजहार अपने अम्मा अब्बा से भी कर चुकी थी, मगर वो मुझे सख्ती से मना कर देते थे कि मैं उनके कमरे में ना जाऊं। वो न जाने क्या बात थी कि वो मुझे उनके कमरे में जाने से मना करते थे। वो ना खुद ख्याल रखते थे, ना ही किसी और को रखने देना चाहते थे, बल्कि अगर मैं दादा का ख्याल रखना भी चाहती तो वो मुझे सख्ती से रोक देते कि मैं उनके कमरे में ना जाऊं, जिसकी वजह से मैं उनके डर से उनकी बात मानकर दादा के कमरे में जाती तो नहीं थी, लेकिन मेरा तजस्सुस बेइंतहा बढ़ने लगा था कि आखिर ऐसा क्या है जो वो मुझे दादा के कमरे में जाने नहीं देते। मेरा तजस्सुस बढ़ते बढ़ते बेहद आगे निकल गया था। अब तो मैं हर हाल में दादा के कमरे में जाकर रहने वाली थी। शायद दादा ही मुझे मेरे सवालों के जवाब दे दें। कल से अब्बा ने दादा के कमरे को ताला लगाया हुआ था, यानी दादा कल से भूखे थे। शाम के वक्त अम्मा किचन में बर्तन धो रही थी, जबकि अब्बा खाना खा रहे थे। मैं अपने कमरे के दरवाजे में खड़ी अंदाज़ा लगा रही थी कि वो कब तक अपने कमरे में वापस आएंगे, क्योंकि मैंने सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। अम्मा अब्बा की सख्ती से मना करने के बावजूद मैं अपने दादा को यूं भूखा मरने के लिए नहीं छोड़ सकती थी। वो लोग अभी कमरे में नहीं आए थे और उनके कमरे में जाने से पहले मुझे उस ताले की चाबी अब्बा के कमरे से ढूंढकर चुरानी थी, जो दादा के कमरे के बाहर लगे ताले की थी। मैं उनका जायजा लेकर उनकी तरफ से मोहतात होकर तेजी से उनके कमरे की जाने पड़ी और फिर हर जगह वो चाबी ढूंढने लगी, जिसके जरिए दादा के कमरे के बाहर लगा दरवाज़ा खुल सकता था। चाबी ढूंढने के साथ ही साथ मैं बिखरी हुई चीज़ें भी दुरुस्त करती जा रही थी कि अम्मा अब्बा को मुझ पर शक ना हो, और साथ ही दरवाजे पर भी नज़र रखी हुई थी कि अगर अचानक अम्मा या अब्बा में से कोई आ जाए तो मैं फटाफट सीधी होकर अपने यहाँ होने का कोई बहाना पेश कर सकूं। मगर काफ़ी जगह ढूंढने के बाद भी मुझे चाबी न मिली, तो मैंने कपड़ों वाली अलमारी खोली और वो चाबी ढूंढने लगी, मगर अलमारी में भी वो चाबी कहीं नहीं थी। थक हार कर मैं नाउमीद और मायूस सी होकर वापस जाने लगी, जब मेरी नज़र अब्बा की कमीज़ पर पड़ी, जो आज ही उन्होंने बदली थी। मैं तेज़ी से उसकी जाने पड़ी और उसकी दोनों जेबें चेक की। अगले ही लम्हे मेरी खुशी की इंतहा न रही जब मैंने देखा कि उसमें से एक जेब में वो चाबी मौजूद थी। मैंने तेज़ी से चाबी चुराई और वापस अपने कमरे में आ गई और खुदा का शुक्र अदा किया कि मैं अम्मा या अब्बा के हाथों पकड़ी नहीं गई, वरना मेरी शामत पक्की थी और जो सज़ा मुझे मिलती वो अलग। मैं शुरू से ही दादा के साथ अब्बा का ही रवैया देख रही थी, तब से जब से वो इस घर में आए थे। उन्हें यहाँ आए तकरीबन 1 साल होने वाला था। उससे पहले वो गांव में चचा लोगों के साथ रहते थे और यहाँ हमारे पास कभी नहीं आए थे। लेकिन 1 साल पहले मेरे चचा की फैमिली बैरून मुल्क शिफ्ट हो गई थी, जिसकी वजह से दादा अकेले ही रह गए। वो अब भी हमारे पास शहर नहीं आना चाहते थे, मगर फिर वो एक एक्सीडेंट में माजूर हो गए और बोलने की सलाहियत खो दी, जिसके बाद अम्मा के कहने पर और कुछ गांव वालों की बात मानकर अब्बा दादा को यहाँ अपने पास ले आए। हमारे घर में बस मैं, अब्बा और अम्मा ही होते थे। मेरा एक बड़ा भाई भी था जो मुझसे बड़ा था। वो दूसरे शहर की यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। वो रोज़ घर नहीं आ सकता था, तो ज़्यादातर हॉस्टल में ही रहता था, लेकिन अक्सर जब भी उसे छुट्टियां होती तो वो यहाँ का चक्कर लगाता रहता था। मैं अभी 17 साल की और कॉलेज की स्टूडेंट थी। मेरी अम्मा एक अनपढ़ और घरेलू खातून थी, जबकि अब्बा पढ़े लिखे थे। एक फैक्ट्री में अच्छी पोस्ट पर काम करते थे। जब से दादा आए थे तब से मैं यही देख रही थी
कि अब्बा उनके मामले में बेहद जालिम थे। ना खुद उनका ख्याल रखते थे और ना ही अम्मा को रखने देते थे, ना ही उनको वक्त पर खाना देने देते थे। और जब कभी अम्मा खुद ही दादा को खाना खिलाने उनके कमरे में जाती तो अब्बा बेहद गुस्से में आ जाते और वो अम्मा को बहुत मारते। मुझे अच्छे से याद है कि इससे पहले ऐसा कुछ नहीं था। अम्मा और अब्बा में उनसियत थी और अब्बा ने कभी अम्मा पर हाथ नहीं उठाया था। मगर जब से दादा हमारे घर में आए थे तब से अम्मा अक्सर अब्बा से मार खाती नजर आती थी और मुझे अब्बा पहले से भी ज्यादा जालिम लगने लगे थे। मैं चाहती थी कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए, मगर इस सब के आसार नजर नहीं आते थे क्योंकि दादा के मामले में अब्बा का दिल बहुत सख्त था। मैं सारी जिंदगी दादा दादी और नाना नानी के प्यार को तरसती रही थी, मगर कभी उन सब का प्यार नहीं पा सकी थी क्योंकि हम लोग जानते ही नहीं थे कि मेरे नाना नानी कौन थे और दादा दादी कौन थे। अब्बा और अम्मा हमें कभी भी गांव लेकर नहीं गए थे, ना ही हम चचा चाची और उनके बच्चों से कभी मिले थे, जिसकी वजह लाख पूछने पर भी अम्मा या अब्बा ने हमें नहीं बताई थी। और जिस दिन अब्बा दादा को घर लाए थे उस दिन मैंने पहली बार अपने दादा को देखा था। मैं बेहद खुश हुई थी कि मेरे भी दादा हैं जो मुझसे बहुत प्यार करेंगे, जैसे दूसरे बच्चों के दादा उनसे प्यार करते हैं। मगर मेरी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाई थी क्योंकि दादा को अब्बा ने एक कमरे में बंद कर दिया था और वो दादा के साथ बिल्कुल लाताल्लुक ही रखे हुए थे। उन्हें वक्त पर खाना भी नहीं देते थे, उन्हें वक्त पर खाना भी नहीं देने देते थे, ना ही उनका हालचाल पूछते थे। बल्कि अम्मा उनके कमरे में जाती तो उनको भी गुस्से में मारते थे। और इस सब से तंग आकर जब मैं उनकी खिदमत करना चाहती या ऐसा कोई इरादा जाहिर करती तो अब्बा और अम्मा मुझे सख्ती से दादा के कमरे में जाने से मना कर देते थे, जिस पर मेरा जहन उलझता चला जाता था और तजस्सुस मुझे अपने घेरे में ले लेता था। यही वजह थी कि मैं दादा के लिए अक्सर परेशान रहती थी। तभी आज मुझसे रहा ना गया और मैंने अब्बा के कमरे से चाबी चुरा ली और बिल्कुल भी जाहिर ना होने दिया कि मैंने क्या कारनामा सर अंजाम दिया है। अगर उनको जरा सा भी शक हो जाता तो न जाने मेरे साथ क्या होता। रात का खाना खाने के बाद जब अम्मा और अब्बा कमरे में चले गए तो मैं कुछ देर अपने कमरे में ही ठहरी रही ताकि उनके सोने का यकीन कर सकूं। मैं रात का खाना पहले ही खा चुकी थी और अब जल्द अज जल्द दादा के पास उनके कमरे में पहुंचना चाहती थी। और फिर जब मुझे मुकम्मल तौर पर यकीन हो गया कि अम्मा और अब्बा सो चुके हैं और उनके कमरे से बाहर आने के चांसेस बिल्कुल सिफर हैं, तो मैं हाथ में चाबी थाम कर दबे कदमों कमरे से बाहर निकली और फिर किचन में चली आई। जल्दी जल्दी ट्रे में दादा के लिए खाना रखा और फिर दबे कदमों चलती हुई दादा के कमरे के बाहर पहुंच गई। एक हाथ में ट्रे थाम कर दूसरे हाथ से ताले में चाबी डालकर ताला खोला और फिर कुंडी भी खोल ली। मगर जो ही अंदर दाखिल हुई तो जान निकल गई क्योंकि दादा जमीन पर गिरे हुए थे। मैं तेजी से ट्रे को टेबल पर रखकर उनकी तरफ बढ़ी और उनको उठाने के लिए सहारा देने लगी। मगर जो ही नजर उनके पैर पर पड़ी मजीद हैरान हो गई क्योंकि पहले मैंने गौर नहीं किया था, मगर अब गौर किया तो ये देखकर हैरान रह गई कि दादा की शक्ल मेरी अम्मा से काफ़ी मिलती जुलती थी। मैंने हैरत ज़दा सी होकर उनके ढांचे नुमा बेहद कमज़ोर और निढाल से वजूद को नीचे से उठाकर पलंग पर बिठाया और फिर उनको पानी पिलाया, जो बेहद कराह रहे थे और गहरे गहरे सांस भर रहे थे, जैसे उनको सांस लेने में दुश्वारी हो रही हो। पानी पीकर उन्होंने कांपते हाथों से गिलास मुझे थमाया तो मैंने तेजी से गिलास एक तरफ रखा और उनको देखने लगी, जो बेहद कमज़ोर थे। झुर्रियों ज़दा चेहरा, ज़ईफ सा, मुसलसल कांपता हुआ वजूद और आंखों के नीचे गहरे हल्के लिए वो मुझे बेहद काबिल रहम लगे थे। मगर अब्बा न जाने क्यों उनके मामले में जालिम बन जाते थे। हालांकि वो अब्बा के बाप थे और बाप के साथ तो कोई भी औलाद ऐसा सुलूक नहीं करती। जीती रहो। मैं जो ही अपनी सोचों में गुम थी उनकी आवाज़ सुनकर बेहद चौंक कर बेइंतहा बेयकीनी से उनको देखने लगी, क्योंकि अम्मा ने बताया था कि किसी हादसे का शिकार होने की वजह से वो बोल नहीं सकते थे। मगर वो तो बोल रहे थे, जिसका मतलब था कि अम्मा ने मुझसे झूठ बोला था। मगर क्यों? जूं जूं हर बात खुलती जा रही थी नए नए सवाल पैदा होते जा रहे थे और मैंने कभी भी उनकी आवाज़ तो नहीं सुनी थी क्योंकि कमरे से बाहर कभी उनकी आवाज़ आती ही नहीं थी, जिस पर मुझे यही लगता था कि दादा सच में बोल नहीं सकते। मगर अब मेरे हर ख्याल की तरदीद हो गई थी क्योंकि दादा तो बोल सकते थे। तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हारे अब्बा को पता चला तो वो तुम्हें भी मारेगा, जाओ यहाँ से, दादा ने कांपते लहजे में कहा। तो मैं चौंक कर होश में आई और फिर से झटक कर खाने वाली ट्रे उठाकर उनके सामने बैठी और कहा, मैं आपके लिए खाना लेकर आई थी क्योंकि आप कल से भूखे हैं, इसलिए आप अब्बा की फिक्र न करें क्योंकि वो सो गए हैं, अभी यहाँ नहीं आएंगे। चलें, आज आपकी पोती आपको अपने हाथों से खाना खिलाएगी।
मैंने कहा तो वो यकटुक मुझे देखते रहे और फिर सर हिला गए। मैंने दादा को आहिस्ता आहिस्ता खाना खिलाना शुरू किया। खाना खिलाने के साथ साथ मैं दादा को अपने स्कूल और कॉलेज की बातें भी बताती जा रही थी, जिसे वो दिलचस्पी से सुन रहे थे। खाना खिलाने के बाद मैंने ट्रे थामी तो ये देखकर चौंक गई कि दादा रो रहे थे। मैंने परेशान होकर वजह पूछी, मगर उन्होंने नहीं बताई। तो मैंने दरवाजे को ताला लगाकर खाली ट्रे किचन में रखकर वापस अपने कमरे में आ गई। मुझे अब बेहद सुकून मिला था कि अब मैं दादा का खुद ख्याल रख सकती हूँ और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब ये मेरा रोज़ का मामूल हो गया था। मैं रोज़ ही रात को दादा को खाना अपने हाथों से खिलाने लगी थी। मैं दिन को चाबी अब्बा और अम्मा के कमरे में ही रख देती थी ताकि उनको शक ना हो, और रात को उनके कमरे में जाने से पहले वो चाबी उठाकर अपने पास रख लेती थी और फिर दादा के कमरे में उनको खाना खिलाने जाती थी। उस दिन के बाद से अम्मा ने भी दादा के कमरे में जाने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि अब्बा ने बहुत सख्ती से अम्मा को वहाँ जाने से मना कर दिया था। अम्मा बेहद डर गई थी। दिन यूं ही रफ्ता रफ्ता गुजरने लगे थे। मैंने इस दौरान दादा से बहुत बार पूछा था कि अब्बा उनके साथ ऐसा सलूक क्यों करते हैं, मगर जवाबन उन्होंने कभी भी कुछ भी नहीं बताया था। अलबत्ता जब भी मैं इस बारे में सवाल करती तो वो रोना शुरू कर देते थे, जिसकी वजह से अब मैंने उनसे इस बारे में पूछना ही छोड़ दिया था कि मैं उन्हें कभी भी तकलीफ नहीं देना चाहती थी। हाँ, मगर पहले से बढ़कर उनका ख्याल रखने लगी थी। दिन में उनको खाना नहीं दे सकती थी, तभी रात को ही मैं ढेर सारा खाना ले जाती, जो मैं ढककर उनके कमरे में रख देती, जो वो दिन में बंद कमरे में खा लेते। वो माजूर थे, मगर उनकी एक टांग हरकत करती थी। तभी वो दीवार के सहारे खुद ही बाथरूम वगैरह तक चले जाया करते थे। लेकिन मुझे अभी तक अपने सवालों का जवाब नहीं मिला था। एक हफ्ते तक मैं अपनी कोशिश में कामयाब रही थी और दादा को रोज़ चोरी छुपे खाना खिलाती रही थी। लेकिन ये एक हफ्ते बाद की बात है, जब मैं दादा के कमरे का दरवाज़ा बंद करके खाली ट्रे लेकर किचन में आई तो मेरा सांस हलक में अटक गया और आंखें खौफ से फैल गई, क्योंकि सामने ही अम्मा और अब्बा किचन में खड़े थे। जहां अम्मा के चेहरे पर परेशानी के तासुरात थे, वहीं अब्बा के चेहरे पर बेहद वसीले और सख्त तासुरात थे, जिनको देखकर मेरी जान निकल रही थी। यकीनन अब्बा आप मुझे बेहद मारेंगे कि मेरे मना करने के बावजूद भी तुम अब्बा के कमरे में गई क्यों। अब्बा ने करख लहजे में पूछा तो मैंने रोना शुरू कर दिया कि अब्बा के गुस्से से मेरी जान जाती थी। तुम उस शख्स के लिए अपने सगे बाप से झूठ बोलने लगी हो जिसने तुम्हें जान से मारने की कोशिश की। अब्बा की अगली बात सुनकर मैं रोना भूलकर बेयकीनी से उन्हें देखने लगी। वो शख्स किसी का सगा नहीं जिसके लिए तुम अपने बाप को धोखा दे रही हो। वो धोखेबाज और नमक हराम शख्स है, बिल्कुल एक सांप की तरह, जिसे जितना मर्जी दूध पिलाओ वो तुम्हें ही वापस डस लेगा। अब्बा ने बेहद नफरत भरे लहजे में दादा का जिक्र किया। ऐसा मत कहे। अम्मा ने फौरन उनको टोकना चाहा। तुम चुप रहो। अब्बा ने जवाबन उन्हें गुस्से से चुप करवाया तो अम्मा हाथ मसलती उन्हें देखने लगी। दादा अब्बू बहुत अच्छे हैं अब्बा, मैंने हिम्मत करते कहा, क्योंकि मुझे उनकी बातों पर यकीन नहीं आया था। वो तंजियन मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे दादा अब्बू ने ही तुम्हें जान से मारने की कोशिश की थी और तुम उसी इंसान की खिदमतें करती फिर रही हो। अब्बा की बात पर मैं नासमझी से उनको देखने लगी कि ये सब मेरी समझ से बाहर था। वो मेरे अब्बा हैं, इनके नहीं। अम्मा की अगली बात पर मैं शौक से उनको तकने लगी, जो मुझे ही देख रही थी। फिर अब्बा के सर हिलाने पर मजीद बताने लगी कि तुम्हारे अब्बा और मैं दोनों आपस में कज़न थे। हम गांव में एक साथ एक ही हवेली में रहते थे। मेरे अब्बा और इनके अब्बा सगे भाई थे, मगर इनके वालिद की एक हादसे में मौत हो गई और फिर 2 साल बाद मेरी माँ की भी मेरे छोटे भाई की पैदाइश पर मौत हो गई। दादी ने मेरे अब्बा और इनकी माँ की शादी आपस में करवा दी और यूं मेरे अब्बा इनके सौतेले बाप बन गए। हमारे यहाँ रिश्ते बचपन में ही तय कर दिए जाते थे, तभी मेरा और इनका रिश्ता भी बचपन में ही तय हो गया था, जो मेरे अब्बा का रिश्ता इनके साथ बदलने के बाद भी नहीं बदला। मेरे अब्बा को बेटियां पसंद नहीं थी, वो मुझसे भी अच्छा सलूक नहीं करते थे, मगर जब उनकी शादी इनकी अम्मा से हो गई तो उनका सारा प्यार दुलार सिर्फ मेरे छोटे भाई के लिए रह गया। उन्होंने तुम्हारे अब्बा पर रोक टोक लगानी शुरू कर दी। उनकी अम्मा बहुत अच्छी थी, मगर मेरे अब्बा ने इनमें और मेरे छोटे भाई में फ़र्क करना शुरू कर दिया। वो इन दोनों के दरमियान मवाजना करने लगे, मगर उसे प्यार में बिगाड़ते गए और सारी सख्ती इन पर करनी शुरू कर दी। इनको खेलने की, घर से बाहर निकलने की, कहीं भी आने जाने की इजाज़त नहीं थी, सिवाय स्कूल के। इनके मार्क्स ज़रा से कम आते तो अब्बा पूरा घर सर पर उठा लेते। इन्हें बेहद सख्त सजाएं देते, जिनमें सरे फहरिस्त इनको 8 पहर भूखा रखना था। ये अगर छोटी सी शरारत भी करते या इनसे कोई गलती हो जाती तो वो इनको पुराने गोदाम के अंधेरे कमरे में बंद कर देते, जहाँ न रोशनी थी ना पानी,
न ही इनको खाना दिया जाता। ये कई कई दिन भूखे रहते और जब मौत के करीब होते तो इनको स्टोर रूम से बाहर निकाल लेते। ये बेहद कमज़ोर रहने लगे थे। इनकी अम्मा ने अब्बा से बात भी की, मगर वो ये कहकर टाल देते कि अभी से इस पर सख्ती करेंगे तो ही एक नेक इंसान बनेगा। वो सारी सख्तियाँ इनके लिए थीं, मगर मेरे छोटे भाई को वो कुछ नहीं कहते थे, बल्कि उससे हर काम के लिए आज़ादी थी। किसी काम पर रोक टोक नहीं थी। वो हर क्लास में फेल हो जाता, लेकिन अब्बा उसे कुछ भी ना कहते। तुम्हारे पापा मेरे अब्बा से नफरत करने लगे थे, क्योंकि वो सबके पूछने पर यही कहते थे कि वो अपने बेटे से ज़्यादा अपने मरहूम भाई के बेटे से मोहब्बत करते हैं, तभी उस पर रोक टोक करते हैं ताकि वो बिगड़ ना जाए। मगर सच तो ये था कि वो ये भूल ही चुके थे कि ये उनके मरहूम भाई के बेटे थे। वो बिना देखे बिना जाने कि गलती किसकी है इनको बेहद मारते पीटते, और इनको रोकने वाला कोई ना होता। मुझसे भी वो बिल्कुल प्यार नहीं करते, क्योंकि मैं बेटी थी और उनको लगता था कि मैं जायदाद में हिस्सेदार बन जाऊंगी। फिर इनकी माँ ने हमारी शादी करवा दी, मगर अब्बा इस बात पर खुश नहीं थे। उन्होंने ये सब जायदाद के लिए किया था ताकि ये यूं ही मर जाएं और सारी जायदाद उनको और उनके सगे बेटे को मिल जाए। लेकिन इनकी अम्मा यानी मेरी ताई को सब पता चल गया था कि मेरे अब्बा क्या चाहते हैं। तभी मेरे अब्बा ने उन्हें धोखे से जान से मार दिया, मगर उनके मरने से पहले जायदाद अपने नाम लगवा दी। हमें बहुत अरसे बाद पता चला, मगर इस दौरान तुम्हारे भाई के बाद तुम भी पैदा हो गई, और फिर अब्बा ने तुम्हें जान से मारना चाहा, क्योंकि उन्हें बेटियां पसंद नहीं थी और वो नहीं चाहते थे कि जायदाद में कोई और हिस्सेदार भी हो। जैसे ही तुम्हारे अब्बा को पता चला कि तुम्हारी दादी को अब्बा ने मारा है, तो हम सब ने जायदाद का मुतालबा किया, मगर अब्बा ने हमें धक्के देकर घर से निकाल दिया और हम यूं शहर आ गए। और शहर आकर तुम्हारे अब्बा ने काम किया और घर बनाया। 1 साल पहले वो हमारे घर आए, क्योंकि तुम्हारे चचा, जो कि असल में तुम्हारे मामू हैं, उन्होंने सारी जायदाद अपने नाम करवा कर इनको घर से निकाल दिया था। ये मकाफात अमल था, जो इन्होंने बोया वो ही काटा। मैंने इन्हें तुम्हारे बाबा से मिन्नतें करके रख लिया कि जैसे भी थे वो मेरे सगे बाप थे, मगर तुम्हारे अब्बा को इनसे नफरत है, तभी वो उनके साथ इस तरह का रवैया रखते हैं। अम्मा सारी बात बताकर चुप हुई तो मैं रोती हुई अब्बा से माफ़ी मांगने लगी और साथ ही समझाया भी कि वो तो पहले ही बीमार है, उनसे क्या बदला लेना। उन्होंने आपके साथ बुरा किया है तो इसका हिसाब अल्लाह खुद लेगा, खुद को गुनहगार मत करें। अब्बा ने सर हिला दिया और मुझे चुप करवाने लगे। अब्बा जो कुछ सह चुके थे वो भूल नहीं सकते थे, तभी बदला ले रहे थे, मगर शायद अब उनकी भी बस हो गई थी अपने सगे चचा को अजियत दे देकर। वो मेरे साथ दादा के कमरे में गए तो हम सब पर आसमान टूट पड़ा। दादा न जाने कब के जिंदगी से नाता तोड़ चुके थे और अपनी तमाम अच्छाइयों और बुराइयों समेत मर चुके थे। हम सब बेहद दुखी हुए थे। अगले दिन उनका जनाजा अदा कर दिया गया। मेरा भाई और अब्बा उनकी कब्र पर अक्सर जाते रहते हैं, मगर एक बात तो मैंने इस सारे किस्से से समझ ही ली थी कि मकाफात अमल अटल है। अगर आज हम किसी के साथ बुरा कर रहे हैं तो कल को हमारे साथ भी बुरा होगा, क्योंकि बुराई इंसान की तरफ पलट ही आती है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।